दो अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न 12th फिजिक्स के पूरे सिलेबस से हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही है, और इसके अलावा आपको दूसरी तैयारी भी करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दो अंकों के प्रश्नों को। आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? तो किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, इस तरह से फार्मूला लिखना है। Q का मतलब पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, N का मतलब 1 2 3 4 कोई पूर्ण संख्या लिखना है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश या मूल आवेश, और इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से आपको आवेशों का क्वांटीकरण लिखना है। इसके बाद है एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिभाषित करिए। तो यदि दो सजातीय बिंदु आवेश निर्वात में 1 मीटर दूर हों और वे एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहते हैं। फिर प्रश्न है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? यदि दो विद्युत बल रेखाएं प्रच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर उसकी विशेषताएं देखिए। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो यदि 2 नंबर का आए तो आपको दो ही विशेषताएं लिखना है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं बन सके तो। पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसके विभव को शून्य माना जाता है। फिर है, किसी चालक के विद्युत धारिता से क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करता हो, तो दिए गए आवेश के आंकिक मान को विद्युत धारिता कहते हैं। ये सूत्र भी लिखना है आपको, C = Q/V। तो यहाँ पर इससे भी परिभाषा बना देते हैं कि किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। इस तरह से उसकी परिभाषा दे सकते हैं सूत्र से। अगला है, किसी चालक का पृष्ठ, यहाँ चालक का पृष्ठ है, सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? तो चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते हैं, अतः इन्हें दिया गया समस्त आवेश समान रूप से सतह पर वितरित हो जाते हैं, जिससे इसका पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? वायु के लिए इसका मान लिखिए। तो किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। फिर है 9वां क्वेश्चन, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यह विद्युत परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ सूत्र होता है P = V × I, और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं? यह कैसी राशि है? किसी चालक के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये J = I/A इसका सूत्र होता है, और यह सदिश राशि होती है। फिर हम 11 नंबर के क्वेश्चन में है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध के आंकिक मान को प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ लंबाई की को भी एकांक मान लेना है, परिच्छेद को भी एकांक मान लेना है, तो प्रतिरोध का मान ही क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का तापी वेग बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और श्रांति काल घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो यहाँ तापी वेग बढ़ेगा,
टक्करों की संख्या बढ़ेगी, स्नांतिकाल घटेगा और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास प्रश्न है धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसकी खोज किसने की? तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है और इसकी खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड ने की थी। आगे का प्रश्न है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसका सूत्र होता है F=Q_V_B sin थीटा। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है ये, चुंबकन किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। तो ये कैपिटल M बराबर M नेट अपॉन V, तो ये एकांक आयतन हो गया और ये नेट चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है, या एम्पियर मीटर इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन, ये M का मतलब चुंबकन है, और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ये H का मतलब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं क्योंकि ये N ध्रुव से प्रारंभ होकर के S ध्रुव तक जाती हैं तथा चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव तक जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है और इसके सूत्र के रूप में लिखेंगे समाकलन B वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर 0। फिर प्रश्न है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व का धारण कर लेते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, उन्हें यह अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे मैंगनीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र है φ=BA cos थीटा। फिर आगे प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेंज का नियम लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती। तो यही लेंज का नियम है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न है स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण या धारा का जड़त्व क्या है। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच से चिंगारी क्यों निकलती है। तो विद्युत परिपथ बंद करते समय परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक परिवर्तन होता है जिससे प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उच्च विभवांतर के कारण स्विच के सिरों के मध्य वायु रोधन टूट जाता है जिसके कारण चिंगारी निकलती है। फिर है संधारित्र दिष्ट धारा को पूर्णतः क्यों रोक लेता है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति का मान शून्य होता है जिससे संधारित्र का प्रतिघात अनंत हो जाता है। तो यहाँ देखिए ν=0 है और संधारित्र के प्रतिघात का मान XC=1/ωc है। यहाँ पर ओमेगा का मान या न्यू का मान शून्य होगा तो 1/0 करेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो प्रतिघात अर्थात प्रतिरोध अनंत हो जाता है जिससे जो है दिष्ट धारा को वो रोक लेता है। अगला प्रश्न है क्यू गुणक किसे कहते हैं। तो अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन एक विमाहीन राशि से करते हैं जिसे क्यू गुणक या गुणता कारक कहते हैं। यह LCR परिपथ के प्रतिघात और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है।
तो Q गुणक बराबर ये प्रतिघात और बटे प्रतिरोध है। इसका सूत्र हम लिखना चाहें तो 1/r बराबर √L/C है। अब हम आते हैं 27वें प्रश्न में। प्रश्न है, नागरिक विद्युत वितरण में धारा का वितरण प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा क्षय के ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। तो यहाँ प्रतिरोध है, तो यहाँ पर सीधा हो गया, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ही क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। इसके बाद है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या आशय है? तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। यहाँ सूत्र लिखा है NS/NP, तो ये हो गया द्वितीयक कुंडली को फेरों की संख्या, ये हो गई प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और ये अनुपात हो गया। इसी से आप परिभाषा बना देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 अंश होता है। इस स्थिति में परिपथ की औसत शक्ति व्यय शून्य होती है। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, और इसका सूत्र है PAV = VRMS × IRMS × cos 90 डिग्री। और यहाँ cos 90 का मान 0 है, 90 इसलिए लिख लिए कि कलांतर का मान शून्य होता है, तो ये 0 वाट हो जाता है, इसलिए इसमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब है प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले गामा किरण, फिर उसके बाद एक्स किरण, फिर परावैगनिक किरण, दृश्य किरण और अवरक्त किरणें, और यहाँ सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंग हैं। तो यहाँ गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। फिर है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, अवरक्त किरणों का उपयोग सिग्नलों को कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्यों होता है? क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? अधिक होती है। फिर है प्रश्न, स्नेल का नियम लिखिए। तो क्या है स्नेल का नियम? एक वर्णीय प्रकाश किरण एवं किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और हम इसको लिखते हैं 1μ2 = sin I/sin r। तो यही आपतन कोण की ज्या या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इस तरह से इसको करना है। अगला है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाता है, ये लेंस की क्षमता कहलाता है। इस सूत्र को हम लिखेंगे P = 1/f मीटर। यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया? डायाप्टर हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ हीरा चमकदार होता है क्यों? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.47 है, जो कि अधिक है, तथा क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री है, जो कि बहुत कम है। जब प्रकाश हीरे के कटे हुए तल में प्रवेश करता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरे की चमक बढ़ जाती है। देखिए अगला प्रश्न है, कोई जादूगर n बराबर, n का मतलब अपवर्तनांक है, यहाँ 1.47 अपवर्तनांक के लेंस को किसी द्रव में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? क्या यह जल हो सकता है? तो यह तभी संभव है जब द्रोणिका में भरे द्रव और लेंस का अपवर्तनांक समान हो, अतः द्रव का अपवर्तनांक भी 1.47 होगा। तो जितना अपवर्तनांक यहाँ पर लेंस का है उतना ही अपवर्तनांक द्रव का है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। यह द्रव जल नहीं हो सकता, क्योंकि जल का अपवर्तनांक तो 1.33 होता है, जबकि होना कितना चाहिए? 1.47। यह द्रव ग्लीसरीन हो सकता है, क्योंकि ग्लीसरीन का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक लगभग मिलता है।
इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए। तो दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण तीव्रता में परिवर्तन होना व्यतिकरण कहलाता है। जैसे पानी पर तैरती तेल की पतली फिल्म का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, ये व्यतिकरण के उदाहरण हैं। फिर प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोत से क्या आशय है, इसकी शर्तें लिखिए। तो स्रोतों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो, तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो, यही आशय है और यही शर्त है। इसी तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न है, विवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना एवं अवरोध की छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना एवं अवरोध द्वारा बनी ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। और इसकी शर्त होती है कि अवरोध का आकार और तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, दोनों का आकार लगभग कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर है प्रश्न, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट करिए। तो प्रकाश तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। जैसे व्यतिकरण प्रकाश के तरंग प्रकृति को बताता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फिर हमारे पास प्रश्न है, ये 42वां प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है, इसके लिए धातु के क्या गुण होना चाहिए। तो धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए धातु के जो गुण हैं वो इस तरह से हैं। धातु का कार्यफलन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो धातु का गलनांक है वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। फिर है हमारे पास ये प्रश्न, अंतक वोल्टता जिसको निरोधी विभव भी कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम ये लिखते हैं, के मैक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन की ये गतिज ऊर्जा है, ई वी नॉट का मतलब ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब के मैक्स का मान 1/2 mv² मैक्स बराबर ई वी नॉट होता है। इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे। संकेतों को आप बता सकते हैं जहाँ कर की आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो गतिमान कण के साथ संलग्न तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं, या डी ब्रागली तरंगें भी इन्हीं को कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें या यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं। ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये तरंगें कण के आवेश एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। फिर हमारे पास प्रश्न है, देहली आवृत्ति को समझाइए। आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि स्वर्ण नाभिक अल्फा कण की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होता है, इसलिए वो स्थिर रहता है। इसके बाद है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र अत्यंत पतला 10⁻⁻7 मीटर की कोटि का क्यों रखा जाता है, ताकि अल्फा कण कई बार प्रकीर्णित न हो। अब हम इस प्रश्न में हैं 48 नंबर में। प्रश्न है, बोर मॉडल की सीमाएं लिखिए। कहाँ तक ये सत्य है, कहाँ पर ये लागू नहीं होता, उसको समझते हैं। तो यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए उपयुक्त है, माने छोटे परमाणुओं के लिए, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए सही है। क्योंकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच विद्युत बल शामिल किया गया है, जबकि हाइड्रोजन से बड़े परमाणुओं में विद्युत बल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी लगेगा, इसका उसमें जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा, यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की व्याख्या करता है, किंतु आवृत्तियों के आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं करता कि इसकी आवृत्ति इतनी है तो तीव्रता कितनी होगी, ये बोर मॉडल नहीं बता पाता है।
इसके बाद हम आगे प्रश्न में पहुंचते हैं। ये 49 नंबर का प्रश्न है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो वह बल जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध कर रखता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। यह इसके गुण देख लेते हैं। यह प्रबल आकर्षण बल होता है या आकर्षी बल होता है। इसकी परास बहुत कम होती है, बहुत कम दूरी के लिए क्रियाशील होता है। यह एन एन मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और पीपी का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से लगता है तथा आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, संभारिक किसे कहते हैं। तो वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर संभारिक के उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर आर्गन है, परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु भार 40। यहाँ पर पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। यहाँ पर कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। इन सभी में जो है परमाणु भार समान है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, संभारिक। इसके बाद देखते हैं समप्रोटॉनिक, या हम दूसरा नाम जानते हैं समस्थानिक या आइसोटोप भी बोलते हैं। इससे क्या आशय है। तो वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 1 है, यहाँ पर ड्यूटेरियम का भी वही है और ये ट्रिटियम का भी वही है। तो परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समप्रोटॉनिक कहते हैं। फिर प्रश्न है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से क्या आशय है, इसका महत्व लिखिए। तो किसी नाभिक के प्रति एकांक परमाणु द्रव्यमान संख्या की बंधन ऊर्जा को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। ये सूत्र होता है EBN और बराबर EB/A। तो यहाँ पर EB का मतलब हो गया बंधन ऊर्जा और ये हो गया परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो यही है, एकांक परमाणु द्रव्यमान की जो बंधन ऊर्जा है उसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है, इससे नाभिक के स्थायित्व का पता चलता है कि नाभिक स्थायी है कि अस्थायी है। इसके बाद हम प्रश्न में हैं, द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो किसी नाभिक के कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग एवं नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग और ये है नाभिक के द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो सूत्र से भी इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न भी है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न है, क्षय नियतांक किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो देखिए, एकांक समय में क्षय होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या तथा नमूने में उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के अनुपात को क्षय नियतांक कहते हैं। ये लेमडा इक्वल टू है -dN/dt और अपॉन n हो गया। तो यहाँ पर यह एकांक समय में होने नाभिक क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या ये कहला गई और ये हो गया कुल नाभिकों की संख्या, और इसी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विघटन नियतांक या क्षय नियतांक। इसका जो SI मात्रक है प्रति सेकेंड है, या इसी को हम क्या कह देते हैं, बेकुरल कह देते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत को समझाइए, इसकी मोटाई कितनी होती है। तो डायोड की संधि पर होल एवं इलेक्ट्रॉन के उदासीनीकरण के कारण संधि पर एक पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, अवक्षय परत। और जो इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है। फिर हमारे पास प्रश्न है, विसरण धारा किसे कहते हैं। तो चलिए विसरण धारा को समझते हैं। तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र में होल की सांद्रता या होलों की संख्या एन क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है, जिससे पी क्षेत्र के होल जो होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। क्योंकि विसरण का मतलब यही होता है कि अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना। अब इसी प्रकार एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है, जिससे एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर विसरित होंगे, जिसके कारण संधि पर धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं।
तो इस तरह से ये दो दो अंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरे सिलेबस से, ये तो आप तैयार करिए ही। इसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप जो है दूसरे प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए। थैंक यू।